झांकी कलाकारों ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने कलाकारों को 50-50 हजार की धनराशि देने की घोषणा की। बुधवार को उत्तराखंड में अब जैविक खेती के साथ ही प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर दिया विशेष जोर। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों के साथ की बैठक। निवेश योग्य योजनाओं के संबंध में हुई चर्चा। डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, वस्तु का उत्पादन पर किया जाए फोकस। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी ने जोशीमठ विकास कार्यों पर की बातचीत। कहा, जोशीमठ के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही तन्मयता से कर रही काम। लखनऊ दौरे से लौटे सीएम धामी ने सीएम योगी से मुलाकात का किया जिक्र। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड यूपी से जुड़े मामलों पर हुई बातचीत। परिसंपत्तियों मामले से जो अड़चनें थी वो हुई दूर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की झांकी को पहले पुरस्कार मिला। और आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी ने एक अलग छाप छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास में नाम दर्ज करवाया। इसी कड़ी में मानसखंड झांकी को पहले स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों और कलाकारों को बधाई दी। और साथ ही सीएम धामी से यहां पर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने ट्रॉफी के साथ भेंट की। इस मौके पर झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना श्री के एस चौहान के साथ झांकी के कलाकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को मानसखंड झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लिए सम्मान की बात बताई। उन्होंने झांकी में शामिल प्रत्येक कलाकारों को 50-50 हजार की धनराशि देने की घोषणा की। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त होने से राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति और धार्मिक विरासत को देश व दुनिया में पहचान मिली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन के उपरांत मानसखंड पर आधारित झांकी प्रस्तावित की गई थी। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे को देखने के लिए हर राज्य के राज्य सरकार से लेकर आम लोगों की इस बजट से निगाहें यहां पर टिकी हुई थी। उम्मीद भी लोगों को बहुत ज्यादा थी और सभी लोगों के मन में यही चल रहा था कि इस बार के बजट में क्या खास होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट उन्होंने पेश किया। दरअसल ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई। केंद्र सरकार के आम बजट पर उत्तराखंड के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। उत्तराखंड में अब जैविक खेती के साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया। आपको बता दें कि 3 साल तक प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञों ने भी बजट को किसानों के हित में बताया। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए 11 जिलों में 6400 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। इसमें 128 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाए जाएंगे। एक क्लस्टर के अधीन औसतन 90 किसान शामिल होंगे जो स्थानीय फसलों का उत्पादन में किसी तरह का रसायन और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। गोबर से तैयार होने वाली खाद का प्रयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के 3 साल में 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसके लिए किसानों को सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सूक्ष्म उर्वरक व कीटनाशक विनिर्माण के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा बागबानी के लिए 22 करोड़ की आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया गया। इस योजना से किसानों को बागवानी फसलों की अच्छी गुणवत्ता व रोग मुक्त युक्त पौधे उपलब्ध होंगे।
आपको बता दें कि देवभूमि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तत्पर हैं। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जर्मनी की आईफोम कंपनी के साथ एक MOU साइन किया। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने जैविक कृषि के क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। और उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा वन, नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जबकि राज्य में मौजूदा समय में 34% खेती प्राकृतिक खेती के रूप में की जाती है और सरकार का लक्ष्य है कि जैविक खेती को साल 2025 तक 50% किया जा सके। वहीं अब इस बजट में केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब देवभूमि में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है, हमारे जनजातीय वर्ग के लोगों की 38,000 शिक्षकों की एकलव्य विद्यालयों में भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया है, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा के और जनजातीय विकास के क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला बजट होगा। इसके साथ साथ यह बजट सभी के लिए मैं कहूँगा कि सर्वस्पर्शी भी है और सर्वग्राही भी है। ये हमारी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूंकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और कृषि हमारा क्योंकि पहले से ही एक कृषक और कृषि अन्नदाता के रूप में जाने जाते रहे हैं, अन्नदाता और मजबूत हों और संकल्प के साथ आगे बढ़ें, प्रदेश को अपना योगदान दें। मैं सभी को आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बुधवार को सचिवालय में शासन और विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिकारियों के साथ प्रदेश में निवेश योग्य योजनाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग से खरीद वरीयता नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इस पॉलिसी के तहत विभागों से जानकारी मांगी जाए कि किस विभाग को किस प्रकार की खरीद करनी होती है और साथ ही इसके अनुसार प्रदेश में ही वस्तुओं का उत्पादन पर फोकस किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक विभाग से एक प्रारूप में सभी प्रकार की जानकारियां मांगी जाए ताकि प्रदेश में इन खरीदी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इससे प्रदेश में उत्पादित होने से रोजगार तो उत्पन्न होगा ही और साथ ही राज्य में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार खपत संचालित योजनाओं से प्रदेश को लाभ होगा। मुख्य सचिव ने लैंड बैंक को पोर्टल पर अपलोड किए जाने की भी निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक विभाग लैंड बैंक पोर्टल पर अपने लिए सबसे उपयुक्त भूमि की तलाश कर सकेगा। इससे उस भूमि पर योजना की सफलता की अधिक संभावना होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पर्यटन विभाग के पास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न जगहों पर अपनी भूमि है और पर्यटन विभाग के लिए पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के लिए उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है।
और साथ ही पर्यटन इन भूमियों को प्रयोग करने की योजना बना रहा है। लेकिन आसपास में किसी अन्य विभाग की भूमि है जो पर्यटन की उस योजना के लिए अधिक अनुकूल है। कहा कि विभागों के पास जो भी भूमियां हैं वो सार्वजनिक संपत्ति हैं जो विभाग को उनके कार्यों के लिए दी गई हैं। मुख्य सचिव ने यह कहा कि उत्तराखंड में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पोषक अनाजों पर अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में योजनाएं किए जाने के निर्देश दिए। जोशीमठ में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वहां पर हमारे 4 धाम यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिसको कुछ लोग अनावश्यक रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। जोशीमठ के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही तन्मयता से कार्य कर रही है और जोशीमठ में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन इन सभी कार्यों की आड़ में कुछ लोग गलत एजेंडा चला रहे हैं जो ठीक नहीं है। इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं। और देखिए, चूंकि वहाँ पर कुछ 4 धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहां राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं वो ठीक नहीं है। बढ़ता आगे जहां पर लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि लौट आए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 22 वर्षों से हमारे और उत्तर प्रदेश की जो परिसंपत्तियों मामले में जो अड़चनें चली थी वो अब दूर हो गई हैं। अधिकतर मामले तो 2021 में जो बैठक हुई थी उसी में निस्तारण हो गया था। बाकी जो कुछ मामले बचे हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है और धीरे धीरे सभी मामलों का समाधान हो रहा है, जिसके लिए सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ का आभार भी ज्ञापित किया। मैं माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था वो रुके हुए थे और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अपने अधिकारियों को, सभी लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था जिसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे और जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं वो सब हमको मिलना प्रारंभ हो गई हैं और जल्दी से सारे पास हल हो जाएगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और दोनों राज्य जो कि हम उत्तर प्रदेश से ही अलग हुए हैं तो हमारा बहुत सौहार्दपूर्ण है और भाई भाई जैसा संबंध है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 4 आवासीय भवन जलकर राख हो गए। आगुदादी की तहसील बड़कोट के अंतर्गत ग्राम सभा राना में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। आग से 4 मकान जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद आयोग ने नए सिरे से परीक्षा को पूरी कसरत की और आयोग दफ्तर में इंटेलिजेंस ने डेरा जमाया। हर अधिकारी कर्मचारी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि प्रदेश में पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती में इस बार पुलिस के साथ LIU भी तैनात की गई है।
राज्य लोक सेवा आयोग ने जहां सख्त एक्शन प्लान बनाया, तो वहीं सरकार ने भी सभी जिलों के जिलाधिकारी व एसएसपी को निर्देश जारी किए। और आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पेपर लीक कर दिया था। परीक्षा रद्द होने के बाद आयोग ने नए सिरे से परीक्षा की पूरी कसरत की। वहीं पेपर लीक मामले में कोई भी लापरवाही न हो, इसके लिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि इस मामले में संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि अब पेपर लीक मामले में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। इसी के तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से 12 फरवरी को दोबारा होने जा रही पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए सख्त एक्शन प्लान बनाया गया, और जिसके लिए एक और जहां आयोग दफ्तर में इंटेलिजेंस ने डेरा जमाया हुआ है, हर अधिकारी कर्मचारी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आयोग ने भरोसे के कर्मचारियों को साथ लेकर सभी गोपनीय और अति गोपनीय अनुभागों को एक ही जगह कर दिया। उधर सरकार के निर्देशों पर तय किया गया कि हर शहर के हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस तैनात रहेगी और साथ ही आसपास के इलाकों में LIO की टीमें उतारी गई। भर्ती परीक्षा से जुड़ी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के सितारगंज में चीनी मिल के मुख्य गेट पर स्थानीय लोग और किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस बीच स्थानीय लोगों और किसानों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही इस ज्ञापन में किसानों ने अनुरोध किया कि सितारगंज चीनी मिल को प्राइवेट सेक्टर को न बेचा जाए, इससे किसानों का उत्पीड़न होगा। और साथ ही लोगों ने चीनी मिल को सरकार स्वयं चलाने की मांग की। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी कहा अगर सरकार ने चीनी मिल को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। किसान मजदूर एकता, शासन पर इंकलाब, इंकलाब, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एसएसपी श्वेता चौबे ने 3 थाना प्रभारी और 3 निरीक्षकों सहित आधा दर्जन सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने मणिभूषण श्रीवास्तव, जो अभी तक कोतवाली लैंसडाउन का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें कोतवाली प्रभारी कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि कोतवाली कोटद्वार निरीक्षक विजय सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार के वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी बनाया गया। उधर दूसरी ओर निरीक्षक हरिओम राज चौहान, जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर थे, उनको प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लैंसडाउन बनाया गया। निरीक्षक श्री रवि सैनी, जो पुलिस लाइन पौड़ी में थे, उनको प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर बनाया गया। निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर पुलिस कार्यालय पौड़ी से प्रभारी DC RB सम्मन सेल पुलिस कार्यालय पौड़ी बनाया गया। और इतना ही नहीं, निरीक्षक प्रताप सिंह को प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नीलकंठ थाना लक्ष्मण झूला से प्रभारी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन बनाया गया। और उधर एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा जो है इन चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जो एक वृहद प्लान भी ट्रैफिक से रिलेटेड बनाया जा रहा है पूरे पौड़ी जनपद के लिए, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर को स्पेशल एम्फेसिस देते हुए एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे बाईपास और कहाँ कहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगनी है, मल्टी लेवल पार्किंग्स कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश होनी है उस संदर्भ में, और अभी शॉर्ट टर्म प्लान में कहाँ हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ लेफ्ट टर्न फ्री कर सकते हैं, कहाँ हम पॉकेट पार्किंग्स डेवलप कर सकते हैं, उस संदर्भ में प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऋषि आश्रम के पास देर रात को एक मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि आग की लपट इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते कार में चारों तरफ से आग फैल गई और जिससे कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी और वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत की और जिसके बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया गया, लेकिन देर होने के चलते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि देर रात को हरियाणा से आए पर्यटक वापस मसूरी से देहरादून लौट रहे थे कि ऋषि आश्रम के पास में चाय पीने के लिए उतरे, तभी कार में अचानक धुआं निकलने लगा और कार ने एकाएक आग पकड़ ली। गनीमत रही कि आग लगते समय कार में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज किया। आग कैसे लगी इसका सही कारण अभी पता नहीं चल पाया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से छापेमारी कर अवैध अतिक्रमण तत्काल ध्वस्त किया गया और वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया, हंगामा किया और जिसके बाद पुलिस को लाठी चलाकर भगाना पड़ा। वहीं नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि नगर निगम से मिली तहरीर के आधार पर 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही पुलिस वीडियो के आधार पर सभी को चिन्हित कर रही है। गौरतलब है कि कुमाऊं कमिश्नर और आईजी ने बन भूलपुरा के गली नंबर 8 और 12 में छापेमारी की 2 बड़े अवैध निर्माण पकड़े थे, जिनको तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे और जिसके बाद उसे ध्वस्त किया गया। कल थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम और उनके साथ प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम गई थी, जहां पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का विरोध किया गया और जिन्होंने विरोध किया उनके उसमें 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो लोग और नाम जिनके सामने आएंगे उनको नामजद किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज भी देखा जाएगी। बिल्कुल, इसमें जो वीडियो फुटेज है उसको देखा जाएगा, उसी के आधार पर बाकी लोगों को आइडेंटिफाई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नशा मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं और धामी सरकार कड़े एक्शन ले रही है। सीएम धामी ने नशा मुक्ति कार्यशाला का उद्घाटन किया। नशे से मुक्ति को महत्वपूर्ण विषय बताया सीएम धामी ने। हमारा संकल्प 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त होगा। ये सरकार की पहल है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके किसी भी कीमत पर 2025 तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त किया जाए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कई जगहों से आए दिन यहाँ पर नशा तस्कर गिरफ्तार किए जाते हैं। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध दवाएं और गांजा, अन्य तमाम नशा सामग्री जो कि बरामद की जाती है। पुलिस टीम लगातार कार्रवाई करती है और इस बीच यहाँ पर सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारा संकल्प 2025 तक कि उत्तराखंड राज्य को नशे से मुक्त किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव पहुंची, जहां लोगों ने बीजेपी नेत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया और इस दौरान बीजेपी नेत्री ने उत्तरकाशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और इस बीच अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आम बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया। महिलाओं के लिए नई योजना के तहत 7.5% की दर से महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खुलेंगे और इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे और वहीं गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे और आपको बता दें कि 26 जनवरी को यानी कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चारधाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई थी। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। राज दरबार नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के बाद विधि विधान के साथ चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। बाबा बद्री के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद बाबा भोले के भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल पिछले साल बाबा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचे थे, जो कि चारों धाम में भक्तों के जन सैलाब ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। दरअसल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई। बता दें कि उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खुलेंगे।
इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। इस साल बाबा बद्री के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। पिछले साल चारों धामों में यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़े थे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और साथ ही भारी संख्या में भक्तों ने चार धाम पहुंचकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली। पंजीकरण के लिए विभाग ने वेबसाइट को अपडेट किया है। वेबसाइट के माध्यम से चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऋषिकेश, बड़कोट, पांडुकेश्वर समेत अन्य स्थानों पर पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। चार धामों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से कतार प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत धाम में पहुंचने पर श्रद्धालुओं को एक टोकन दिया जाएगा, जिसमें दर्शन के लिए समय निर्धारित होगा। टोकन प्राप्त करने के बाद श्रद्धालुओं को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चार धामों के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 45 लाख से ज्यादा थी। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 के चार धाम यात्रा में भक्तों की भीड़ सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। वहीं चार धाम यात्रा के कपाट खुलने को लेकर मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही पर्यटन विभाग की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलुओं को ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर एक काम किया जा रहा है ताकि साल चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और साथ ही यात्री सुविधा पूर्वक चारों धामों के दर्शन कर सकें। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।